दामिनी अपने पति दर्पेश और बेटे राहुल के साथ रहा करती थी। राहुल की अभी ही नौकरी लगी थी, जिस कारण से उसे शहर जाना था और वो ये बात अपने माता पिता को बताता है। पिताजी, 8 दिन बाद मुझे शहर जाना है। देखो, कंपनी वालों ने मेरा ट्रांसफर शहर की कंपनी में कर दिया। क्या? नहीं नहीं राहुल, तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तू ये ट्रांसफर रद्द कर दे अपना। नहीं माँ, अगर मैंने ट्रांसफर कैंसिल कर दिया तो मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दामिनी, कंपनी के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। बेटा राहुल, तू ये ट्रांसफर कैंसिल मत कर। अगर ऐसा है तो फिर हमें 8 दिन में ही राहुल की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये शहर चला गया तो इसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, आप देखिए लड़की, अगर कोई रिश्ता आता है और मुझे समझ में आता है, पसंद आता है, तो मैं शहर जाने से पहले ही शादी कर लूंगा। राहुल कैलाशपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने माता पिता दामिनी दर्पेश, छोटे भाई अजय और बहन जानवी के साथ रहता था। राहुल उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता था, पर अब कंपनी वालों ने राहुल का ट्रांसफर शहर की कंपनी में कर दिया था, जिसके चलते राहुल को 8 दिन बाद शहर की कंपनी में ज्वाइन करना था। दामिनी हमेशा घूंघट में रहती थी। उसके ससुराल में घूंघट की ये परंपरा सालों से चलती आ रही थी। थोड़े समय बाद दामिनी सुजाता को अपने घर बुलाती है। बहन, मुझे अपने बेटे राहुल के लिए एक अमीर खानदान की लड़की चाहिए, जो दहेज में तो लाखों रुपए लाए ही, पर साथ में हर महीने पेंशन की तरह अपने मायके से भी पैसे लाती रहे। बहू ढूंढ रही है या कोई सरकारी नौकरी करने वाली लड़की? जी बहन, मैं देखती हूँ कोई लड़की है क्या ऐसी। सुजाता बहन, लड़की अमीर नहीं हुई तो भी चलेगा, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए और हमें 8 दिन के अंदर ही शादी करवानी है। जब भी चोच खोलेंगे कुछ उल्टा ही बोलेंगे। अमीर नहीं होना मतलब? लड़की अमीर और करोड़पति खानदान की ही चाहिए मुझे। दामिनी, ऐसा नहीं है। आप लोग बहस मत कीजिए, मैं 2 दिन में ही आपको एक अमीर लड़की का रिश्ता बताती हूँ। तू क्या यहाँ ऊँगते हुए बैठी है? जानवी, चल जाकर रसोई में काम कर। ससुराल जाकर क्या मक्खियाँ मारेगी? सवेरे हुआ नहीं कि बन गई मेरी माँ मेरी जान की दुश्मन। पता नहीं कब मेरी माँ से मुझे छुटकारा मिलेगा। मुंह के मुंह में क्या बड़बड़ा रही है? सबके सब सुस्त बैल की तरह हो चुके हैं इस घर में। काम के ना काज के दुश्मन मेरे घर के और मेरे अनाज के। जाकर काम कर रसोई में। जानवी बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। एक रात को सुजाता दामिनी के घर आती है। दामिनी बहन, आपके बेटे राहुल के लिए एक लड़की का रिश्ता है। लड़की बहुत ही अमीर परिवार की है। लड़की का नाम तनीषा है। पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और उसके माता पिता को राहुल पसंद भी आ चुका है। इसीलिए आपका घर देखने के लिए लड़की वाले कल ही आपके घर आ रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और लड़की वाले काफी अमीर है। मैंने कहा है आप लोग भी अच्छे अमीर हैं। आपके घर नौकर चाकर रहते हैं, तो आप कल के लिए कोई नौकर रख लेना घर पर, ताकि हम लड़की वालों के सामने झूठे ना पड़े। नौकर? अब कहाँ से मिलेगा एक दिन के लिए नौकर? तभी दामिनी की नजर दर्पेश पर पड़ती है। मिल गया नौकर। मैं? हाँ, आप एक दिन के लिए अपने घर के नौकर बन जाइए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दामिनी? तुम मुझे अपने ही घर में नौकर बना रही हो। नहीं नहीं, मैं नौकर नहीं बनूंगा। अरे बेटों की खातिर पिता गला कटवा देते हैं और आप अपने बेटे के लिए एक दिन के लिए अपने घर में नौकर नहीं बन सकते? सारी उम्र नौकर बनने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, केवल एक ही दिन की बात है। हर बात में मेरी ही गर्दन कटेगी हैं? इस औरत से शादी करके तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, मैं बन जाऊंगा नौकर। अगले दिन तनीषा अपने अमीर माता पिता हरीश मीनाक्षी के साथ दामिनी के घर में प्रवेश करती है। आइए आइए, स्वागत है आपका। अरे वाह, हमारा वेलकम तो बड़े अच्छे से हो रहा है। कौन है ये? जी, ये हमारे घर का नौकर है, भोला। ये ले भोला, मिठाई खा लेना। 10 रुपए? क्या औकात हो गई है मेरी,
10 रुपए दे रहे हैं लोग मुझे मिठाई खाने के लिए। दरपेश अंदर घर में आता है। अंदर हरीश के परिवार और दामिनी के परिवार के बीच बातें होती हैं। माँ, ये तनीषा भाभी तो कितनी मॉडल है। देखिए कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं इन्होंने। दामिनी बहन, हमें राहुल बहुत पसंद है और हम भी चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। वैसे राहुल के पिताजी कहाँ हैं? वो गुजर गए। ये सुनकर दरपेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं गुजर गया? ओहो, ये तो बड़ी दुख की बात है। नहीं, दुख की बात क्या है, उन्हें गुजरे तो 10 साल हो गए। अब क्या दुख मनाना। क्या दुख मनाना, बस एक बार ये लड़की वालों को यहाँ से जाने दो दामिनी, फिर देखना मैं तुम्हें कितने दुख देता हूँ। फिर क्या था, आनन फानन में राहुल तनीषा का रिश्ता तय हो जाता है और दोनों की शादी 2 दिन बाद ही बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। तनीषा के माता पिता तनीषा को दहेज में लाखों रुपए देते हैं। शादी के दूसरे दिन सवेरे राहुल अपने कमरे से बाहर आता है। दामिनी घूंघट में बैठी थी। राहुल, बहू कहाँ है? माँ, वो कमरे में तैयार हो रही है। बहू, ये क्या पहन कर आ गई तू? तुझे यहाँ ऐसे आधे पचकाने कपड़े नहीं पहनना होगा। सासू मॉम, आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। लोग पहनते होंगे पर हमारे घर के लोग नहीं। तू अब इस घर की बहू है, इस नाते तुझे यहाँ की परंपरा का पालन करना चाहिए। अब जा और कोई ढंग के कपड़े पहन कर आ और सर पर बड़ा सा घूंघट डाल कर आना। इस घर की बहू हमेशा घूंघट में ही रहती है। क्या मुसीबत है ये। तनीषा अपने कमरे में आती है। आज के जमाने में कौन घूंघट डालता है? तभी तनीषा मॉडल कपड़ों पर पतली जाली वाली पतला सा घूंघट ओढ़ती। अब घूंघट भी तनीषा मॉडल की तरह ही ओढ़कर बाहर आती है। छी छी छी, देखो कितनी बेशरम है ये बहू। ये कैसा घूंघट और कपड़े पहन कर आ गई। घूंघट डालकर भी बहू तेरे पूरा चेहरा और बदन दिखाई दे रहा है। घर में जवान देवर है, पिता समान ससुर है तेरे, कुछ तो शर्म कर। क्या ये मेरे ससुर जी हैं? पर आपने तो कहा था वो मर गए। तनीषा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। माँ, आप जाने दीजिए ना। तनीषा, जाओ तुम चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दो तो जरा। मुझे चाय नहीं, कॉफी बनाते आती है। कोई बात नहीं, चाय मैं बना देती हूँ। थोड़े समय बाद तनीषा जानवी रसोई से चाय नाश्ता लेकर आते हैं और सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं। थोड़े समय बाद मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तनीषा, अभी तो तुमने कपड़े पहने थे ना, और इतनी जल्दी चेंज कर रही हो? मैं हर 10 मिनट बाद कपड़े चेंज करती हूँ। तनीषा अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और राहुल शहर में अपनी कंपनी में चला जाता है। अगले दिन दामिनी के घर उसके रिश्तेदार उर्मिला, जगदीश और उसकी बहू पायल आती है। पायल उर्मिला घूंघट में थे। आपकी बहू कहाँ है दामिनी भाभी? सुना है बड़ी उसूलों की पाबंद है आपकी बहू। अरे बाप रे, अगर इन्हें बहू के पहनावे और इसके रहन सहन के बारे में पता चल गया तो उर्मिला जी बातें सुना सुना कर मेरे कान किरकिर कर देंगी और फिर सारे खानदान वालों में उर्मिला जी मेरी बदनामी करेंगी। सुन बहू, बाहर मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं और वो बहुत खतरनाक है, तो आज के दिन तू अच्छी सी साड़ी और लंबा सा घूंघट ओढ़ ले ताकि बाहर आए रिश्तेदारों में मेरी इज्जत बनी रहे। ठीक है सासू मॉम। तभी दामिनी तनीषा को बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहनाकर लंबा सा घूंघट उड़ाकर उसे बाहर लेकर आती है। सासू मॉम, इस घूंघट में तो मुझे सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। चुपचाप चल बहू। दामिनी तनीषा को उर्मिला, जगदीश और पायल के पास लेकर आती है। तनीषा ने लंबा सा घूंघट ओढ़ रखा था। अरे वाह वाह, जियो जियो बहू। तनीषा बहू तो कितनी संस्कारी है। बहू, काकी जी के पैर छूकर इनका आशीर्वाद लो। कौन सी काकी जी? मुझे तो इस घूंघट के सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लंबे से घूंघट में तनीषा को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो सोफे से उठकर उर्मिला की बहू पायल के पैर छू लेती है। अरे ये क्या कर रही हो भाभी? आप मेरे पैर क्यों छू रही हो? तनीषा बहू, मैं इधर हूँ, वो मेरी बहू है। क्या कर रही है बहू? उर्मिला काकी के पैर छूने को बोला मैंने। सासू मॉम, इस घूंघट में मुझे सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहू जा, सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर।
तभी तनीषा सोफे से उठकर जाने लगती है तो सामने टेबल पर उसका पैर अटकने से तनीषा धड़ से जगदीश के ऊपर गिर जाती है और जगदीश पीछे सर के बल सोफे के नीचे गिर जाता है। माँ मेरा पैर। आह आह अरे बाप रे जगदीश जी। सब तनीषा और जगदीश के पास आते हैं। जगदीश बेहोश हो चुका था। हाय हाय क्या कर दिया मेरे पति को तूने बहू। ए जी उठिए ना, क्या हुआ आपको। अरे बाप रे कहीं जगदीश भाई साहब निकल तो नहीं लिए। माफ कर दीजिए काकी जी, वो घूंघट की वजह से मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना दामिनी भाभी तो मैं आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। ये सुनकर दामिनी घबरा जाती है। तभी सब जगदीश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां चेकअप पर पता चलता है कि जगदीश कोमा में जा चुका है। मेरे पति कोमा में चले गए। दामिनी भाभी आपकी वजह से मेरे पति इतनी बड़ी समस्या में फंस गए। अब आपको ही मेरे पति के सारे इलाज का खर्चा करना होगा। तनीषा बहू ये कैसी परेशानी में डाल दिया है तूने मुझे। माँ जी ये सब आपके घूंघट की वजह से हुआ है, ना मैं घूंघट डालती ना ये सब होता। आज के बाद तू कभी घूंघट नहीं ओढ़ेगी बहू। ये सुनकर तनीषा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद तनीषा का घूंघट डालना हमेशा के लिए बंद हो जाता है और दामिनी सालों तक जगदीश का इलाज करवाती है। इसी तरह से मॉडल बहू को घूंघट से छुटकारा मिल जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, संस्कार विचारों से होता है, ना कि घूंघट से।